हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th 7 मार्च को आपका एसएसटी का एग्जाम है और उसको पास कराने की जिम्मेदारी हमारे एनलाइटन एकेडमी ने उठाई है। तो हमने क्या किया है, इसी सीरीज में हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके ज्योग्राफी के, पॉल साइंस के, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हमने अपलोड कर दी, उसे जाके देखिए। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। सेम वही 30-40 के आसपास आपके क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आपके एमसीक्यू रहेंगे, कुछ आपके लॉन्ग शॉर्ट की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आपका कि एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इसके बारे में पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। जैसे आपका जो इटली था वो 7 पार्ट में डिवाइड था। एक तो था आपका ये नॉर्दर्न पार्ट, एक आपका मिडिल वाला और तीसरा हो गया आपका सदर्न पार्ट। यहाँ पे था आपका सर्डिनिया पिडामोन, ठीक है। अब टोटली 7 पार्ट में डिवाइड था, मेनली मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब जो सर्डिनिया पिडामोन था, यहाँ पे इटली के प्रिंसली जो मतलब प्रिंस वगैरह थे वो रूल करते थे यहाँ पर, और इन्होंने ही जिम्मेदारी उठाई कि अब हम इटली को क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, उन्होंने अपने जो पीएम थे, मतलब प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था डी कैवर, ठीक है। उनको बुलाया और उनको बोला कि भाई ये प्लान है और आपको इस तरीके से काम करना है। और डी कैवर जो उनके पीएम थे वो बहुत ज्यादा मतलब समझदार थे और अच्छे डिप्लोमेट भी थे, ठीक है। उन्होंने फ्रांस के साथ अलायंस बनाई, और ये वाला पोर्शन है जिसके ऊपर कब्जा किसका था, ऑस्ट्रियन राजा का, ठीक है, ऑस्ट्रियन किंग का। तो उस ऑस्ट्रियन किंग को डी कैवर ने फ्रांस के साथ अलायंस करके इसको लिबरेट करा दिया, मतलब आजाद करवा लिया, ठीक है। दूसरे वाले पे पोप का था, इसको बाद में देखते हैं। तीसरे वाले पे आते हैं जिसपे कब्जा किसका था, स्पेनिश लोगों का, मतलब स्पेनिश रूलर्स का। तो लोकल जहां पे पीजेंट वगैरह थे, उनकी हेल्प से इसको भी लिबरेट करवा लिया डी कैवर ने। अब इन दोनों के ये दोनों लिबरेट हो गए, उसकी वजह से जो यहाँ पे पोप थे, ठीक है, जिनका कब्जा था मिडिल वाले पार्ट पे, वो अपने आप छोड़ के भाग गए। तो इस तरीके से अब ये हो गया आपका 1859 में लिबरेट, और ये हो गया कब आपका 1860 में। और इस तरीके से पूरा जो है ये इटली है वो बाद में यूनिफाइड होगा। क्लियर है चीजें? अब चलते पढ़ लेना इसमें, वो सारी चीजें यहीं पर लिखी हुई है। और गौतम मजीनी के बारे में कुछ ये है, बेसिकली इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। इन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब पहला मतलब कॉन्सेप्ट जो था कि हमें इटली को यूनिफाई करना है, वो कॉन्सेप्ट इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था, और इनका भी रोल रहा था यूनिफिकेशन में, ठीक है। पढ़ लेना, जितनी मैंने बातें बताई है वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ द पीपल अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919 में, ठीक है। अब मतलब कि रॉलेट एक्ट पास हुआ था कहां पर, ब्रिटेन की आर्मी में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 1919 में, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट में ये था कि गांधी जी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, उसके बाद उन्होंने अपने जो मूवमेंट वगैरह थे वो स्टार्ट कर दिए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब इन बिटवीन क्या हुआ था कि अंग्रेजों को लग रहा था कि अब हमें कोई सत्ता से उखाड़ के फेंकने वाला पर्सन आया है, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक रॉलेट एक्ट पास किया, और इसमें ये था कि ब्रिटिशर्स को जिसके ऊपर भी शक होगा कि ये पर्सन जो है हमारे अगेंस्ट जो है वो रेवोल्यूशन कर सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, बिना किसी रीजन को उसको अरेस्ट कर लेंगे और जेल में उसको डाल देंगे। अब इसी का पूछ रहे कि इसका रिएक्शन क्या था इंडिया में। तो बहुत सारी रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज हो गई पूरे इंडिया में। अगले अंतर रेलवे वर्कशॉप, रेलवे की जो वर्कशॉप थी, शॉप वगैरह थी, लिकर शॉप वगैरह थी, वो सारी की सारी शट डाउन हो गई थी, बंद हो गई थी। उसके बाद द प्रोसेशन इन अमृतसर प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द बसेस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ लाइंस। अब जो लोग थे अमृतसर में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, बाद में वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गया और उन्होंने बसेस वगैरह पे अटैक वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ था, 6 अप्रैल को गांधी जी हैड हड़ताल अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ या फिर रॉलेट एक्ट। मतलब गांधी जी ने पहली बार जो था वो कुछ मतलब अपोजिशन दिखाया। अब इसमें क्या था, उन्होंने हड़ताल जो थी वो रख ली थी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। आगे
The peaceful demonstration in Jallianwala Bagh led to a violent movement in all across the country। अब आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो था वो मैसेकर हुआ था, ठीक है, और उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो ठीक है, तो ये सारी चीजें थी वो रिएक्शन में काम होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि द 1830 द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, गिव रीजन। देखते हैं क्या रीजन इसका। मतलब 1930 में जो मतलब बेसिकली मंदी आई थी, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी, उसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ा था या उसका रीजन क्या था वो देखते हैं। हुआ क्या था कि 1830 में ये मंदी आई थी। There was a rise in food prices and one poor harvest left the country poorer। अब हुआ क्या था कि फूड के प्राइसेस हाई हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि जितनी भी फसल थी उस टाइम वो सारी की सारी बर्बाद हो गई थी। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे स्कार्सिटी आ जाएगी फूड वगैरह की, तो प्राइसेस राइज हो ही जाएंगे, ठीक है। आगे द रेशियो ऑफ द राइज ऑफ पॉपुलेशन वाज लार्जर देन दैट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी यूरोप की, बट उस हिसाब से वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही थी, मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। आगे देयर वाज लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू द सिटीज। अब वो कहते हैं कि लोग काम की तलाश में रूरल एरिया से कहां आ रहे थे, सिटीज वगैरह में आ रहे थे। अब सिटीज में क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से स्लम वगैरह जो थे वो बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। आगे peasant still suffered under the burden of feudal dues। अच्छा, जो फ्यूडल सिस्टम था उससे हमारे पीजेंट जो थे वो अभी भी सफर कर रहे थे, तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी वो आपकी ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से आई थी। क्लियर? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How did the smallpox prove that most powerful weapon of the Spanish conquest in the mid 16th century? अब ये बता रहे हैं आपको कि जो स्मॉलपॉक्स जो बीमारी थी, डिजीज थी, वो किस तरीके से जो स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट थे उनके लिए पावरफुल वेपन जो थी वो साबित हुई। तो ये था कि 16th सेंचुरी में जो आपके स्पेनिश लोग थे वो अमेरिका की खोज में निकले, और अमेरिका में जब पहुंचे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, तो वहां के जो भी नेटिव पीपल थे उनके बीच में स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी फैला दी। अब हुआ क्या कि जो जितने भी स्पेनिश लोग थे जिन्होंने बीमारी फैलाई थी स्मॉल पॉक्स की, उनका तो इम्यून अच्छा खासा जो था वो रेडी हो रखा था, मतलब इम्यून सिस्टम उनमें बन रखा था। बट ये जो लोग थे, नेटिव पीपल थे अमेरिका के, वहां पे उनमें कोई भी इम्यून सिस्टम जनरेट नहीं हुआ था। इस वजह से वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए और उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। और ये जो स्पेनिश लोग थे जिन्होंने बीमारी फैलाई थी वो सफर कर गए। तो इस तरीके से पावरफुल वेपन जो है वो साबित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आपको बताना है कि किस तरीके से प्रिंट कल्चर ने नेशनलिज्म की भावना जो है उसको बढ़ाया है या फिर उसको असिस्ट किया है। तो वह कहते हैं कि जब प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज एंड आइडियाज। अब जितने भी हमारे रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स थे जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आपके राइट्स है कुछ, और जो अब राजा वगैरह का ब्रिटिशर्स का सीन नहीं होना चाहिए, अब हमें खुद की कंट्री बनानी जो डेमोक्रेटिक वगैरह होगी। तो इस टाइप के बहुत सारे आइडिया जो थे वो हमारे सोशल रिफॉर्म जो थे वो न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, बुक के थ्रू जो थे वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब लोग उन चीजों को पढ़ते थे, आपस में डिस्कस करते थे, तो उन्हें चीजें समझ आती थी कि भाई अपनी भी कोई लाइफ है जिसमें फ्रीडम वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए, अपने को राइट्स मिलने चाहिए। तो इस वजह से वो लोग क्वेश्चन करने लगे, किससे? कॉलोनियल पावर से, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों के बीच में जो था वो नेशनलिज्म की भावना बढ़ाई हमारे प्रिंट कल्चर के थ्रू, हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया। अब जो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था कब आया था? बेसिकली आया था अमेरिका में 1929 को, ठीक है। तो उस टाइम की बात है, देखते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ा। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। India export and import nearly half between the 1928 to 1934। अब 1928 और
1934 के बीच में जो इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे वो हाफ हो गए थे, मतलब ट्रेड हो ही नहीं रहा था ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और जितने भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह थे, इंटरनेशनल प्राइसेस वगैरह थे, वो सारे के सारे जो उनके प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा गिर गए। अब जिससे क्या होता है कि हमारे इंडियन जो पीजेंट फार्मर वगैरह थे बहुत सारी चीजों को प्रोडक्ट कर मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह बनाते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया, जो कि आया था 1929 में, ठीक है। इसके बारे में बताने कि किस तरीके से जो महामंदी आई थी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था इंडिया में, किस तरीके से इफेक्ट किया था। तो हुआ क्या था कि जितने भी इंटरनेशनल प्राइसेस वगैरह थे हर चीज के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज के, उनके प्राइसेस जो थे वो 50% जो थे वो गिर गए थे, यानी हाफ हो गए थे, ठीक है। अब वो जितने हमारे पीजेंट एंड फार्मर्स वगैरह थे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थे उसको प्रोड्यूस करते थे और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते थे। बट उन्हें क्या हो रहा है, वहां पे तो प्राइसेस गिर चुके हैं, तो उन्हें बहुत कम रेट पे सेल करना पड़ रहा था, तो उनको कोई प्रॉफिट होता नहीं था। तो यहाँ पर जो था वो ये वाली प्रॉब्लम आई, ठीक है। आगे, पीजेंट प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट द डिप्रेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया। आपको बताने कि जो 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था पूरे वर्ल्ड में, उसका इंपैक्ट क्या था इंडिया में। बेसिकली हुआ था कि जितने भी इंटरनेशनल गुड्स थे, सर्विसेज थी, जो भी चीज थी, उनके प्राइसेस जो थे वो 50% गिर गए थे, यानी हाफ हो गए थे ऑलमोस्ट, ठीक है। और हमारे इंडिया के जितने भी पीजेंट एंड फार्मर्स वगैरह थे वो ज्यादा सफर कर रहे थे कंपैरिजन टू कि जो अर्बन इलाके में लोग रहते थे इंडिया में, ठीक है। अब क्यों करते थे कि जितने भी हमारे पीजेंट फार्मर वगैरह थे वो एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते थे जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते थे। बट इंटरनेशनल मार्केट जो थी वो ठप पड़ गई थी, हर चीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए थे, तो इन्हें बेचने पे कोई परफेक्ट कीमत वगैरह नहीं मिलती थी, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता था, ठीक है। आगे कि हमारी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने किसानों से जो था वो टैक्स लेना भी कम नहीं किया था, टैक्स से कुछ भी प्राइसेस कम नहीं किए थे, टैक्स ही लगातार लिए जा रहे थे, बट किसानों की कोई सेल हो ही नहीं रही थी, कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। आगे देखते हैं, पीजेंट प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट, जो मैंने बताया कि जो पीजेंट प्रोड्यूस करते थे वर्ल्ड मार्केट के लिए वो सारा का सारा ठप पड़ गया था, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ था कि हमारे जो अर्बन इलाके में लोग रहते थे उनको थोड़ी सी इससे फायदा हुआ था। हुआ कैसे था कि उनके तो फिक्स सैलरी होती थी, जो काम करते थे फैक्ट्री वगैरह में, ऑफिस वगैरह में काम करते थे, उनकी फिक्स सैलरी होती थी, ठीक है। और उस टाइम जितनी भी जरूरत की चीजें थी उन सब के प्राइसेस जो थे वो कम मतलब गिर गए थे, ठीक है। अब क्या था, तो उन्हें कम प्राइस पे नहीं और सारी चीजें मिलने लगी थी, तो उनकी सेविंग बहुत ज्यादा होने लगी थी, तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। आगे, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आल्सो ग्रो एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी थोड़ी सी आने लग गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैरिफ वगैरह थे वो सारी चीजें हटा दी थी, ठीक है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना कि व्हाई वाज प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक इज स्पॉन्सर्ड बाय द इंपीरियल स्टेट इन चाइना। बेसिकली ये जितनी भी प्रिंटिंग की सारी चीजें होती थी उसको चाइनीज गवर्नमेंट क्यों स्पॉन्सर कर रही थी वो हमें बताना है। अब होता ही था कि चाइना में जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छे लेवल की थी, वहां पे अभी के जो सिविल सर्वेंट होते हैं उस टाइप का पूरा सिस्टम था वहां पर, ठीक है। तो और ये बहुत बड़े लेवल पे होता था, तो इनको पढ़ने के लिए, इनको चीजें समझाने के लिए बहुत सारी बुक्स वगैरह प्रिंट करनी पड़ती थी, तो इसलिए वो चाइना जो थी चाइनीज गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती थी ताकि जो स्टडी मटेरियल है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए वो कम ना हो, उसको मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ हैड द प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप। आपको बताना है कि जो प्रिंटिंग प्रेस था उसने रीडिंग कल्चर को किस तरीके से इंक्रीज किया यूरोप में, देखते हैं।
कि with the introduction of printing press, a new wave of printing culture began in Europe. It was defined by accelerated production of book and printed material. अब वो था कि यूरोप में बहुत अच्छे लेवल पे जो था वो बुक वगैरह प्रिंट होती थी और बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस होती थी, तो उनके प्राइस भी बहुत ज्यादा लो हो गए थे और बुक थोड़ी इंटरेस्टिंग सी हो गई थी, उसमें चित्र वगैरह बहुत, ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छी तरीके से बनाई जाती थी, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता था, कलर वगैरह थोड़ी सी बुक थी। तो जितनी भी अपर क्लास यानी एलिट क्लास थी, उसके अलावा जो लोअर क्लास थी, उनकी भी मतलब रेंज में आ गई थी, मतलब वो उनके लिए भी वो मतलब एक्सेस, उनका भी एक्सेस बहुत ज्यादा इजी हो गया था। तो वो सारी चीजें आ गई। प्रिंटर्स also focus on publishing the folk tales and ballads well illustrated with picture। मैंने वही बताया कि जितनी भी लोक कथाएं वगैरह थी वो सारी चीजें छपने लग गई थी और उसी के थ्रू, कहानी के थ्रू जो लोगों के पास आइडियाज वगैरह थे, जितने भी हमारे राइटर्स वगैरह थे, पिक्चर्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो इंटरेस्ट जाग गया था लोगों के बीच में, इससे क्या हो गया था कि विलेज साइड के लोग जो थे, जो लेबर क्लास वगैरह के लोग थे, वो सभी को पढ़ने की जो थी आदत पड़ गई थी, क्योंकि काफी सस्ता भी हो गया था, इंटरेस्टिंग भी हो गया था। द बुक गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मोर एंड मोर पीपल टू कम इन कांटेक्ट विद द आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स एंड लीडिंग थिंकर्स ऑफ द टाइम, thus the changes, ठीक है। तो बुक्स यानी प्रिंटिंग कल्चर की वजह से बुक जब छपने लगी, तो इस वजह से बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपनी जो आइडियोलॉजीज वगैरह थी वो लोगों के बीच में स्प्रेड करी और लोगों तक पहुंची भी ये सारी चीजें। तो इस तरीके से जो प्रिंटिंग कल्चर था उसने इफेक्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया। आपको बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसका बर्डन हमारे इंडियंस पे ही आया, इंडियन फार्मर्स वगैरह पे ही आया। और वो कैसे हुआ कि ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स वगैरह, ट्रेडर्स वगैरह पे टैक्स बढ़ाया और उससे जो मतलब जो भी टैक्स मिला और उसको फिर उन्होंने डिफेंस में लगाया था, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में, ठीक है। आगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में हमारा क्रॉप फेलियर भी हो गया था, जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज आ गई थी, ठीक है। आगे during the war the food prices increased, they almost doubled between the 1930 and 18, this increased the hardship of the people of India। इसकी वजह से लोगों में आक्रोश या गुस्सा आ गया, ठीक है। आगे villages were called upon the supply soldier at, अब क्या हुआ था कि गांव साइड से ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती सोल्जर की सप्लाई रखने के लिए गांव से लोगों को उठाना स्टार्ट किया और लोगों क्या करते थे, वो आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कर कर उन्हें लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। इस वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था, ठीक है। आगे देयर वाज स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इंडिया में जो था वो इन्फ्लुएंजा नाम की एक डिजीज थी, वो फैल गई थी, जिसकी वजह से माहौल पूरा खराब हो गया, तो लोगों में बहुत ज्यादा मतलब हार्डशिप वगैरह आ गई थी, ठीक है। और सेम इसी टाइम जो था वो गोल्ड के स्टैंडर्ड भी बहुत कमजोर हो गए थे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ रेंडर पेस्ट ऑन पीपल्स लिवलीहुड एंड लोकल इकोनॉमी इन अफ्रीका इन द ईयर 1890s, ठीक है। अब रेंडर पेस्ट के नाम की एक बीमारी जो थी वो जो जानवर थे, एनिमल्स थे, उनमें फैली थी, मेनली गाय वगैरह में, तो उसकी वजह से वहां की लिवलीहुड पे क्या इफेक्ट पड़ा वो हम देखते हैं। सबसे पहले था कि रेंडर पेस्ट की वजह से 90% जो कैटल्स थे वो अमेरिका में वो खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से वहां के लोगों की जो लिवलीहुड थी वो भी खत्म हो गई थी। और क्या किया गया, जितने भी अफ्रीकन लोग थे उनको फोर्सफुली लेबरिंग मतलब गुलाम बनाया गया, लेबर मार्केट में डाला गया। आगे ड्यूरिंग द 18th century इंडिया कॉटन वाज हाई डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, but with the starting of the 19th century the demand for the cotton declined drastically। इसके मेन रीजन क्या थे, अब इसमें ये था कि जो हमारे 18th सेंचुरी में इंडियन कॉटन की डिमांड जो थी अफ्रीका में, यूरोप में और बहुत ज्यादा थी, बट 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हो गया था, मतलब जो कॉटन की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। इसके रीजन क्या था, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। अब हुआ क्या था कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, तो
ये लोग जो थे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करके और खुद जो थे वो सारी चीजें बनाते थे, मतलब फाइनल गुड को प्रिपेयर करते थे। और क्या कहते हैं, जो कॉटन की रॉ मटेरियल थे वो बेसिकली वो यूएसए से लेते थे, ठीक है, यूएसए से लेकर बनाकर और इंडियन मार्केट में बेचा करते थे। इसलिए इंडियन की जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसकी डिमांड इंटरनेशनली बहुत कम हो गई थी। अगला, इंडियन वेवर्स फेल टू कम्पीट इन दिस मार्केट। अब जितने भी हमारे इंडियन वेवर्स थे वो फेल हो गए थे कम्पीट करने से, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, वो काफी कम प्राइसेस में चीजों को जो थे वो प्रोड्यूस करते थे और मार्केट में बेचा करते थे, और लोगों के पास और आके इंडिया में बेचते थे। और इंडिया में लोगों के पास उस टाइम बहुत ज्यादा पैसा था नहीं, तो वो चीप चीजों को ही लेना ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। तो इसलिए हमारे इंडियन वेवर्स कंपीट नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स के साथ। आगे, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब हुआ क्या था कि जब यूएसए से वो जो कॉटन का रॉ मटेरियल लेते थे, कॉटन लेते थे, उसकी सप्लाई जो थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि अब इंडिया से रॉ मटेरियल उठाने स्टार्ट किया। अब इंडिया से रॉ मटेरियल स्टार्ट उठाने किया कॉटन, तो उसकी डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इंडिया में बहुत ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस भी हाई हो गए, प्राइसेस हाई हो गए तो वो तो लेके चले गए ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल को, बट हमारे जो इंडियन वेवर्स थे उनको हाई प्राइस था, तो उस वजह से हमारे इंडियन वेवर्स नहीं ले पाए उस चीज को, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किन कारणों की वजह से वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था। हुआ क्या था कि 1922 में उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, जहां का पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा, वहां पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, ठीक है, मतलब जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने, और यहां पर 21 जो पुलिसमैन थे उनकी डेथ हो गई जल के, ठीक है। अब ये जो था हमारा पीसफुल जो प्रोटेस्ट था नॉन कॉपरेशन का, वो वायलेंट में चेंज हो चुका था, ठीक है। दूसरा, गांधी जी फेल्ट दैट पीपल ऑफ द इंडिया वर नॉट रेडी फॉर ए नेशन वाइड मूवमेंट ऑफ मासिस स्ट्रगल। गांधी जी ये मानते थे कि अभी लोग जो है तैयार नहीं है नेशन वाइड, यानी पूरे देश में जो रेवोल्यूशन है वो करने के लिए। अभी लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट करना है, ठीक है। इस वजह से वापस ले लिया था। आगे, मेनी मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फेल्ट दैट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज टायरसम एंड अननेसेसरी। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था या उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। रीजन ये था कि वो ये मानते थे कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये बहुत बेकार की चीज है, मतलब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे वो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या अपना कि एवेल्युएट द रोल ऑफ बिजनेस क्लास इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। आपको बताना है कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का में जो बिजनेस क्लास थी उसका क्या रोल था। देखते हैं कि on the expanding their business, the business class supported their civil disobedience movement। बेसिकली ये थे कि बिजनेस क्लास इसलिए सपोर्ट कर रही थी ताकि उनका व्यापार बहुत बड़े लेवल पे बढ़े, ठीक है। आगे चलते हैं। और दूसरा ये मानती थी कि अगर बेसिकली होता है जिसने हमारे इंडियन बिजनेसमैन थे उनको क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, बैन रखा था कि आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते और बड़े लेवल पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, छोटे मोटे कर सकते हो तो ठीक है। आगे, they wanted protection against the import foreign goods and rupees sterling foreign exchange ratio would discourage import। अब हुआ क्या था कि जो स्टर्लिंग थी, स्टर्लिंग पाउंड जो ब्रिटेन की आपकी करेंसी है वो ज्यादा पावरफुल थे इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में। दूसरा ये था कि फॉरेन गुड्स बहुत ज्यादा आते थे, इंपोर्ट किया जाता था, तो इस वजह से हमारे जो बिजनेसमैन थे, हमारे इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो कुछ बना नहीं पाते थे, तो ये बोलते थे कि फॉरेन गुड्स जो आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, उसको कर दो बैन, अब जो भी चीजें वो हम बनाएंगे, ठीक है, ताकि उनको प्रॉफिट हो, ठीक है। आगे,
To organize business class against colonial policies, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1922. जितने भी बिजनेसमैन थे, बिजनेस क्लास थे इंडिया में, उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन थी, वो फॉर्म की गई, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में। फिर 1927 में फिक्की बनी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की, ठीक है, वो 1927 में बनी थी, ताकि जितने भी बिजनेस क्लास लोग हैं वो एक जगह ऑर्गेनाइज हो पाए। द बिजनेस कम्युनिटी इंटरप्रेटेड स्वराज इन देयर ऑन वे। अब उन्होंने स्वराज, जो जितनी भी बिजनेस क्लास थी, उन्होंने स्वराज की अलग मीनिंग निकाली। उन्होंने बोला कि हम स्वराज, मतलब हमें स्वराज तब मिलेगा जब हमारे जो बिजनेस है उनके ऊपर सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हटा देगी, तब मानेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे थे, मतलब ये रोल था बिजनेस क्लास का हमारे सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, क्या एक्सप्लेन एनी 5 सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन रीजन अंडर हिज कंट्रोल। अब 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था फ्रांस में, वहां पे देखते हैं उसने क्या क्या चेंजेस किए थे। तो फर्स्ट मेजर चेंजेस वर डूइंग अवे ऑल प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब होता है क्या था कि पहले जो था वो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलता था, मतलब जितनी भी वहां पे नोबल क्लास थी और जितनी भी आपकी क्लर्जी क्लास थी, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और पेजेंट क्लास को देना पड़ता था, यानी थर्ड क्लास को देना पड़ता था। तो अब ये था कि भाई आप लोगों का ऐसा कोई सीन नहीं रहेगा, सबको ही टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। कोई नोबल फैमिली में अगर उनका जन्म होता है तो उस बेस पे उसे छूटें नहीं मिल सकती थी, ठीक है, प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी, ठीक है। और बाकी उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ किया, मतलब कानून के सामने सब कोई जो है वो इक्वल है, और राइट टू प्रॉपर्टी भी दी कि भाई पर्सन जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया था, और लोगों को जो फ्यूडल्स वगैरह थे उनके अत्याचार से मुक्त कराया था। आगे टाउन्स में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था, मतलब बिजनेस से रिलेटेड मतलब रिस्ट्रिक्शन थे, वो सारी चीजों को हटा दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया था। उसके बाद पीजेंट, आर्टिशियंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस एंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब पहली बार हुआ था कि फ्रांस के लोगों को चीजें समझ आ गई थी, या चीजों का पता चला था कि अगर फ्रीडम मिलती है तो क्या क्या हमारे पास राइट्स होंगे, किस तरीके का हमारे पास क्या दायरा होगा हमारे काम करने का, ठीक है, वो सारी चीजें एंजॉय करने को मिली। आगे क्या है, बिजनेसमैन एंड स्मॉल क्लास प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पार्टिसिपेटेड बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स। अब वो कहते कि जितने स्मॉल बिजनेसमैन थे, प्रोड्यूसर्स वगैरह थे, उन्होंने ये देखा कि अगर यूनिफॉर्म लॉ होता है पूरी कंट्री में तो सारी चीजें स्मूथली चलती हैं, या फिर जो वेट वगैरह होता है उसकी जो स्टैंडर्ड होते हैं वो पूरी कंट्री में अगर इक्वल होंगे तो जितनी भी ट्रेड वगैरह हो बहुत स्मूथली जो है वो हो पाएगी, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, कि हाउ डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिप्रेस द सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। देखते हैं किस तरीके से सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाया, ठीक है। तो द सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ्स एंड पिक्ड लिकर शॉप्स। अब सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट में क्या था कि हमने जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह थे उनको बॉयकॉट कर दिया था, लिकर शॉप वगैरह थी वहां पे मतलब जाना वगैरह बंद कर दिया था, ठीक है। पेजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू टैक्सेस, जितने भी हमारे किसान थे उन्होंने टैक्सेस वगैरह देना बंद कर दिया था। जितने भी विलेज के ऑफिशियल्स वगैरह थे उन्होंने रिजाइन दे दिया था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिप्रेस द मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन मूवमेंट। अब जो भी लोग थे सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसको किसी न किसी तरीके से रोक रहे थे, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान है,
उनको अरेस्ट कर लिया था 1930 में। और इस तरीके बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर थे कांग्रेस के जिनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से शोलापुर के जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर थे, उन्होंने अटैक कर दिया था पुलिस स्टेशन पे, म्युनिसिपल बिल्डिंग पे, कोर्ट वगैरह में, रेलवे स्टेशन पे उन्होंने अपना अटैक वगैरह स्टार्ट कर दिया था। अब जितने भी हमारे पीसफुल सत्याग्रही थे उनको ब्रिटिश आर्मी ने बहुत बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर दिया था। इवन बच्चों, वुमेन्स को, बच्चों को भी उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा था। ठीक है, आगे लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप, गांधी जी वर बैरिड फ्रॉम एंटरिंग द दिल्ली। मैंने बताया आपको कि बहुत सारे नेताओं को जो था वो अरेस्ट कर लिया था, गांधी जी को दिल्ली में आने से रोक लिया था। और 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस वाले लोग थे, मतलब ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने हमारे लोगों पे मतलब अत्याचार, मतलब लाठीचार्ज वगैरह किया था। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, देखते हैं इसके ऊपर क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। अब हुआ क्या था कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। इसमें था क्या कि इंडिया के अंदर जितनी भी प्रेस, मतलब प्रिंटिंग प्रेस वाली जो होती, मतलब न्यूज़पेपर वाली जितनी भी एजेंसीज वगैरह थी, उनके ऊपर बैन लगा दिया कि कोई भी पर्सन जो है या फिर कोई भी अखबार जो है, न्यूज़पेपर या उनका एडिटर जो है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिखता है तो उसको पहली बार में क्या किया जाता, वार्न किया जाता, और दूसरी बार में अगर फिर भी किया, उनके ब्रिटिश के खिलाफ लिखा, तो वो क्या करते थे, जितनी भी मशीनरी वगैरह थी उनको रख लेते थे और पूरा का पूरा जो प्रेस था उसको शट डाउन कर देते, उसको बैन लगा देते थे। ठीक है, आगे क्या है, हाँ ठीक है, आगे द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द लॉ वाज दैट थ्रू इट पुट सीरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अब क्या था कि जितने भी हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छपते थे उनके ऊपर ये लॉ बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आया, बट जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर ये उनको बाहर रखा गया था इस लॉ से। ठीक है, मतलब उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि एक्सप्लेन द मेजर टेकन बाय गांधी जी टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने कौन से मेजर लिए अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए? तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने स्टेटमेंट दी कि भाई अगर हम अनटचेबिलिटी को साथ लेके चलते हैं तो हम 1000 साल में, 100 साल में भी हमें कभी आजादी नहीं मिल पाएगी। दूसरा उन्होंने क्या कि टॉयलेट्स वगैरह थे उन्होंने खुद क्लीन किए ताकि वो जो हमारे स्वीपर्स वगैरह थे जो सफाई का काम करते थे उनको वो डिग्निफाई कर पाए, बेसिकली उनको मान सम्मान दे पाए। आगे गांधी जी परसुएटेड द अपर क्लास टू चेंज। गांधी जी ने रिक्वेस्ट की अपर क्लास से कि भाई आप अपना जो हृदय परिवर्तन करो और उन लोगों के बारे में थोड़ी पॉजिटिव सोचो, उनको इज्जत दो। ठीक है, आगे ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर द एंट्री इनटू टेंपल। गांधी जी ने बहुत जगह सत्याग्रह किए जिससे जो लोअर कास्ट लोग थे उनको टेंपल का एक्सेस मिल जाए। ठीक है, उसके बाद पब्लिक जो कुएं थे उनको टैंक्स वगैरह, रोड वगैरह, पब्लिक स्कूल में मतलब वहां पे प्रॉपर जा सके, यानी मेन स्ट्रीम में वो आ सके। गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया था 1932 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। इसमें क्या था कि जब भी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन वगैरह होंगे तो उसमें जो था वो SC ST वगैरह को एक प्रॉपर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, समझ आए क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च, Why did Gandhi ji decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919? अब ये था कि गांधी जी ने नेशन वाइड जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो स्टार्ट करने का फैसला क्यों लिया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। अब इसमें रॉलेट एक्ट में क्या क्या चीजें थी वो जानना जरूरी है इसमें। ठीक है, इट गेव इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट एंड नो पावर टू द लीडर्स। इसने ब्रिटिश, ये जो एक्ट आया था रॉलेट एक्ट, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी थी और हमारे लीडर्स को कोई पावर नहीं। ठीक है, अब होता है क्या था कि दिस लॉ वाज
hardly passed even after the united opposition। अब ये था कि बहुत जल्दी में पास किया गया था, जबकि जितने भी हमारे मतलब लीडर थे, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो हमारे लीडर थे उन्होंने अपोज करने के बावजूद भी। आगे, इट अलाउ द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर विदाउट एनी ट्रायल फॉर 3 years। ठीक है, अब इसमें यह था कि जो ब्रिटिश पुलिस है वो हमारे लीडर्स को बस डाउट के बेसिस पे वो अरेस्ट कर सकती है और 3 साल के लिए उन्हें जेल सकती है, जेल दे देगी बिना किसी ट्रायल के। आगे, इट मींस दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन अरेस्ट एनी इंडियन लीडर विदाउट एनी प्रूफ ऑफ क्राइम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 रीजन फॉर ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर अमंग चिल्ड्रन वुमेन वर्कर्स ड्यूरिंग द लेट 19th century। मतलब आपको 5 रीजन बताने हैं कि जिसकी वजह से चिल्ड्रन वर्कर और वुमेन्स के बीच में रीडिंग का मतलब रीडिंग के प्रति जागरूकता बढ़ी। ठीक है, तो वह क्या था कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है, कि भाई प्राइमरी एजुकेशन तो सबको ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे, वुमेन बिकम इंपॉर्टेंट एज रीडर। बेसिकली वो खाना बनाते हुए घर पे भी किचन वगैरह में प्रॉपर पढ़ती थी। ठीक है, घर पे रहती थी तो वहां पे मतलब वुमेन जो थी वो ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रही थी पढ़ाई वगैरह में। ठीक है, उसके बाद जगह जगह पे लाइब्रेरी खोल दी गई थी, जिसकी वजह से हमारे वर्कर्स जो थे, आर्टिसियंस वगैरह थे, लोअर क्लास लोग थे, वो सब ही जो थे वो पढ़ पा रहे थे। ठीक है, आगे, सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग नॉवेलिस्ट वर वुमेन हु डिफाइंड अ न्यू टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन। अब जो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग नॉवेलिस्ट थी, वुमेन्स वगैरह थी, उन्होंने एक नए टाइप के वुमेन एम्पावरमेंट को क्या कर दिया, मतलब नई टाइप की डेफिनेशन दी कि भाई वुमेन सिर्फ इतनी नहीं होती कि घर पे काम वगैरह करे, उसके अलावा जो थी वो और चीजों में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, बेस्ट नॉन नॉवेलिस्ट वर हु डिफाइंड अ न्यू टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन। बेस्ट नॉन नॉवेलिस्ट मतलब फेमस नॉवेलिस्ट उसे कहा जाता था जो वुमेन्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। With the call of non-cooperation movement, shopkeeper and public boycott the foreign good। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जितने भी हमारे लोग थे उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने स्टार्ट कर दिया, शॉपकीपर्स ने शॉप वगैरह बंद कर दी थी। आगे, द मूवमेंट इन द सिटी वर रिसीव्ड ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम द मिडिल क्लास। शहरों में जो मिडिल क्लास थी उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया इसमें। जितनी भी लिकर शॉप थी उनको उनके सामने इन्होंने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारे फॉरेन क्लोथ्स को वहीं पर ही जलाया था। ठीक है, When the moment gather momentum, import of foreign clothes था। अब जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने पीक पे था तो जो फॉरेन इंपोर्ट्स थे, मतलब फॉरेन गुड्स जो थे वो इंडिया में हाफ हो गए थे, आधे हो गए थे। At many places, merchant and trader refused to trade in foreign goods for finance फॉरेन ट्रेड। अब बहुत सारे हमारे मर्चेंट्स से, ट्रेडर्स से, उन्होंने फॉरेन गुड्स की ट्रेडिंग करने से ही मना कर दिया था कि भाई हम फॉरेन गुड्स की ट्रेडिंग वगैरह नहीं करेंगे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द एम टू फोर इन ज़ोल्वेरिन और कस्टम यूनियन इन 1834 इन जर्मनी। बेसिकली ये था कि आपको बताना है एम क्या है ज़ोल्वेरिन का, जो कि एक कस्टम यूनियन थी उसका। अब हुआ क्या था कि जर्मनी में टोटल पहले मेरे ख्याल से 32 टाइप के टैक्स वगैरह लगते थे पूरी कंट्री में। मतलब एक पर्सन को अगर एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो उसको 32 जगहों पे टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारी अलग अलग 11 जगहों पे टैक्स देना पड़ेगा और 32 टाइप की करेंसी थी। ठीक है, इस टाइप से कुछ थी। तो 1834 में जो हमारी कस्टम यूनियन थी ज़ोल्वेरिन, इसने क्या किया, एक फॉर्म की गई और जितने भी इसमें पुरसिया के वो थी, छोटे छोटे इलाके थे, प्रोविंसेस थे, वो सारे के सारे इसके अंडर में आ गए थे। ठीक है, आगे, द यूनियन अबोलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 30 के आसपास। ठीक है, तो जितनी भी इस यूनियन ने क्या किया, जितने भी ट्रेड बैरियर थे उनको खत्म कर दिया
और जो करेंसी थी वो टोटल 30 टाइप की थी, उसको दो कर दिया सिर्फ, ठीक है, बाकी सबको हटा के सिर्फ 2 को पूरे कंट्री में लागू कर दिया। आगे, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी अर्निंग, मतलब जो रेलवे रिलेटेड चीजें थी, नेटवर्क था, उसको और ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, अब बेसिकली मेन एम क्या था, अब ये जो थे प्रोफेसर फ्रेडरिक, इन्होंने भी ये बोला था कि जो जॉल्वरिन थी उसका मेन काम ये था कि इकोनॉमिक बेस पे जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आएगी उस बीच में पूरी कंट्री को क्या होना पड़ेगा, यूनिफाई होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बांध के रखना किसका काम था, जॉल्वरिन का काम था। क्लियर। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना क्या है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। आपको बताना है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। बेसिकली जब 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे तो उनका एक नया मेथड था अपोज करने का, जो पॉपुलराइज हुआ था वो था आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह का सिंपल सा मतलब होता है सत्य का साथ देना या फिर ट्रूथ को एम्फेसाइज करना, ठीक है। गांधी जी बिलीव करते थे कि अगर आपका अपोज करने का कारण जो है वो ट्रुथ है, सच है, तो उसके लिए आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको वही है कि फिजिकल फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। जो सत्याग्रही होते हैं, ठीक है, जो पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, उनको किसी बैटल की जरूरत नहीं होती, उनको किसी वायलेंस की जरूरत नहीं होती, नॉन वायलेंस से ही काम हो जाता है उनका, ठीक है। बट आपको समझाना पड़ेगा लोगों को, और जिसके अगेंस्ट में आप अपोज कर रहे हो, जिसको अपोज कर रहे हो, उसको समझाना पड़ेगा कि ट्रुथ क्या है, ठीक है। और गांधी जी के अकॉर्डिंग जो था कि जो आपका मतलब सत्याग्रह जो है, यानी नॉन वायलेंस जो है, वो इंडिया को यूनाइट करके रखेगा, ठीक है। तो ये था सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अब ये था कि 1800 के आसपास जितने भी लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे जर्मनी में, उनमें जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और 1948 में लोगों ने ट्राई भी किया कि हम जर्मनी को यूनिफाई कर पाए, बट वहां का जो मोनार्क था और मिलिट्री था उन्होंने सप्रेस कर दिया था, ठीक है। तो अब फाइनली क्या हुआ कि जो राजा था कहाँ का, प्रुशिया का, कैसर विलियम फर्स्ट, उन्होंने अपने जो पीएम थे उनको बुलाया, ऑटो वन बिस्मार्क को, और बताया कि भाई ये चीज है और हमें क्या कहते हैं जर्मनी को यूनिफाई किया है, ठीक है, करना है। तो वो गए और उन्होंने 7 साल में 3 लड़ाइयां लड़ी अगेंस्ट दी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, और ये तीनों लड़ाई ऑटो वन बिस्मार्क ने जीत ली। और उसके बाद क्या हुआ, सबको, जितने भी जीते हुए इलाके थे उन सबको यूनिफाई करके और फाइनल एक जर्मनी मिला। क्लियर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको नोट लिखना है किसके ऊपर, रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। कहां पे, यूरोप में बेसिकली। अब हुआ क्या था कि यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था कि हमको राइट्स चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, बट इसमें औरतों की या वुमेन्स की कहीं बात नहीं हो रही थी। मतलब यहाँ पे वुमेन्स की राइट की कोई बात नहीं हो रही थी, ठीक है। और यूरोप में ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा है कि वुमेन्स को राइट देना है या नहीं देना है। इवन फ्रांस में जो वोटिंग का राइट दिया गया वुमेन को, वो दिया गया 1946 में। कब, 1946 में, ठीक है। तो वही था कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। दूसरा कि जो वुमेन्स थी वो स्टार्टिंग से ही जितने भी मूवमेंट थे उन सब में पार्टिसिपेट कर रही थी इक्वली, ठीक है। उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल एसोसिएशन भी वो बनाया था, फॉर्म किया था। बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, मैगजीन वगैरह थे, उन्होंने भी अपना स्टार्ट किया था, ठीक है। पॉलिटिकल मीटिंग वगैरह, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, सारी चीजें, मतलब रोल अच्छा खासा था वुमेन्स का, जितनी भी वो हुए थे, मूवमेंट वगैरह हुए थे, ठीक है। फिर भी उन्हें क्या रखा जाता था, इलेक्शन असेंबली में उनको कोई मतलब वोटिंग की कोई राइट्स वगैरह कुछ भी नहीं थी, ठीक है। इवन की जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बैठी थी, कहां पर, सेंट पॉल चर्च में, वहां पर भी वुमेन्स जो थी वो सिर्फ खड़े होकर देख रही थी और उनका कुछ खास रोल नहीं था। कहने का मतलब ये है कि हर एक प्रोटेस्ट में, हर एक मूवमेंट में वुमेन्स ने साथ दिया सेम, बट उन्हें कभी भी राइट्स
नहीं मिला था, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि राइट्स मिले भी तो कब मिले थे, फ्रांस में 1946 में मिल रहा है वुमेन्स को वोटिंग राइट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर इलाके में जलियांवाला बाग था, जिसके अंदर लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग जो थे वो गवर्नमेंट की जो ये मार्शल लॉ था उसको अपोज करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और कुछ लोग जो थे वहां पे उस दिन सेम डे पे बैसाखी का मेला लगा हुआ था उसको भी एंजॉय करने आए हुए थे। बट जनरल डायर जो कि एक मिलिट्री कमांडर था, उसको किसी ने बताया कि सभी लोग जो है वो अपोज करने आए हैं मार्शल लॉ का। तो उसने क्या किया, वो आया और सारे जितने भी एग्जिट थे उन्होंने सारे बंद कर दिए जलियांवाला बाग के, और ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, जिसमें उसके ब्रिटिश सोल्जर थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, और इसमें बहुत सारे लोगों की जो थी डेथ हुई थी। बताते हैं कि लगभग 400 प्लस लोगों की जो है वो डेथ हुई थी, ठीक है। जिसमें वुमेन बच्चे कुछ जो थे वो कुएं में कूद गए, आसपास में कुआं था तो बचने के लिए कूद गए, लेकिन वहां पर भी उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी चीज हुई थी, जिसने पूरे देश को पूरे देश को इससे धक्का लगा था। फिर उसके बाद बहुत जगह प्रोटेस्ट हुए उसके खिलाफ, सारी चीजें हुई, ठीक है। बट जलियांवाला बाग के लिए कभी भी अभी तक भी ब्रिटिशर्स ने कभी तक माफी नहीं मांगी है कि उन्होंने ये गलत किया था, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आपका, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो था वो महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। हुआ क्या था, स्टार्टिंग से देखते हैं। जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने फॉर्म किया था एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ये किसके लिए थी, दलित लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए थी, ठीक है। This association was formed by B.R. Ambedkar in 1930. In the second round table conference, Ambedkar demand a separate electorate for Dalit. अब हुआ था कि जितने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे, सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट थे, इनमें दलित की पार्टिसिपेशन नहीं थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी भी इन मतलब दलित का पार्टिसिपेशन से दूर ही रहती थी कि वो लोग पार्टिसिपेट ना करें। तो बी आर अम्बेडकर जी ने सिंपल सी बात कही कि अगर आपको लगता है कि दलित पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दो, वहीं पर ही उनके लोग खड़े होंगे, उन्हीं के लोग जो है वोटिंग देंगे, अपना सेपरेट सारी चीजें चलती रहेगी। बट गांधी जी ने इस चीज का अपोज किया, और इन दोनों गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में बहुत ज्यादा विवाद हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब था क्या कि जो ये डिमांड थी बी आर अम्बेडकर जी की, वो ब्रिटिशर्स ने मान ली थी, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू मीट द डिमांड ऑफ अम्बेडकर फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट। महात्मा गांधी वाज डिसअपॉइंटेड विद द टर्न ऑफ इवेंट एंड ही स्टार्टेड फास्ट अनटू दैट। वो क्या हो गए, अनशन में बैठ गए कि नहीं, हम दलित लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते, ये गलत है। अब गांधी जी का यह मानना था कि अगर हमने दलित लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी तो वो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल कट ही जाएंगे, वो कभी भी यूनिफाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे, उसके बाद जो बी आर अम्बेडकर थे उनकी पोजीशन से स्टैंड किए, मतलब उनका साथ दिया, और फाइनली पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में, ठीक है, जिसमें दलित को कुछ राइट्स दिए गए थे आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपको बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, मैंने पहले भी बताया इसके बारे में। अब वो कहते हैं कि कब पास हुआ था, 1878 में हुआ था। अब इसमें था क्या कि सेंसरशिप के ऊपर था, मतलब प्रेस की सेंसरशिप के ऊपर था कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर एजेंसी या फिर मैगजीन जो है वो अगर कोई भी न्यूज वगैरह छापती है तो वो जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए वो न्यूज। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगी, उसको फर्स्ट टाइम तो वार्निंग देंगे, और उसके बाद तब भी नहीं माना तो फिर नेक्स्ट टाइम में उसकी जितनी मतलब जो प्रेस की जो मतलब पूरी फैक्ट्री है वो हम क्या कर देंगे, सील कर देंगे, और जितनी भी मशीनरी वगैरह उसे लेके चले जाएंगे।
हाँ, बट इसमें एक चीज ये थी कि जितने भी हिंदी न्यूज़पेपर थे या हमारी रीजनल लैंग्वेज के पेपर थे, उस पे ये फोर्स ज्यादा फोर्सफुली मतलब वो किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। बट जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर थे उनको इससे बाहर रखा गया था। ठीक है, तो ये था टोटल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन। आपको बताना है कि सिटीज में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो किस तरीके से, किन कारणों की वजह से जो था वो स्लो डाउन हो गया था। तो सबसे पहले यह था कि जितने भी खादी के क्लॉथ थे, कपड़े थे जो इंडिया में बनते थे, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। तो इसलिए क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो लोगों ने फॉरेन गुड्स को या क्लॉथ्स को बॉयकॉट कर तो दिया, लेकिन अपने इंडियन जो खादी कपड़े तो बहुत ज्यादा महंगे थे, तो इसको पुअर पीपल या मिडिल क्लास पीपल जो थे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो फिर इस पे अपने जो कंट्री का खादी था उसको छोड़कर वापस हम ब्रिटिशर्स के कपड़ों पे आ गए। ठीक है, जो बहुत सस्ते में मिलती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूशन थे ही नहीं, जो भी बनाए हुए थे इंस्टीट्यूशन मतलब यूनिवर्सिटीज वगैरह वो ब्रिटिशर्स ने ही बनाए थे। तो उसको हमने स्टार्टिंग में बॉयकॉट कर दिया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए, अल्टरनेट भी तो होना चाहिए, पर था नहीं कुछ भी, तो फिर वापस वहीं पर ही जाना पड़ा था। ठीक है, आगे जितने भी स्टूडेंट टीचर थे उन्हें स्टार्टिंग में स्कूल जाना या पढ़ाना छोड़ दिया था, बट उनका ऑप्शन नहीं था, दोबारा उसी स्कूल में गए। जितने भी लॉयर्स वगैरह थे उन्होंने भी छोड़ दिया था, पर वापस जो है अपने काम पर लौट गए थे ये कोर्ट्स में। ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं था बेसिकली, तो इसलिए ये जो था मूवमेंट जो था वो स्लो डाउन या फेल हो गया था। ठीक है, अब आपके एमसीक्यूज हैं कुछ, हाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डैश एंड डैश फॉर्म द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को किन दो लोगों ने फॉर्म किया था? तो वो थे आपके CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 और कंप्लीट डेट है आपकी 9th of Jan। ठीक है, इस दिन को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी अभी मतलब मनाते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। किसने बनाया था यंग इटली जो था वो गौसफ मजीनी ने। ठीक है, इन पुरुषिया हु वाज रेफर्ड एज ए जंकर। जंकर्स किन्हें बोला जाता था पुरुषिया में? तो वो बोला जाता था लार्ज लैंड ऑनर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपका इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर किंग wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the, ये था आपका रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जो प्रैक्टिसेस थे, रिचुअल्स थे, उसको अपोज करने के लिए उसमें सारी चीजें लिखी हुई थी। जोहान्स गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s इन स्ट्रेसबर्ग लोकेटेड इन जर्मनी। कहां पर है ये? जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट द स्टेट जनरल was elected by the body of active citizens and renamed, इसको रीनेम करके क्या बना दिया गया था? नेशनल असेंबली। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्वराज हिंद? ये गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है, कहां है? गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन एज पर द इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, हाँ इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। ठीक है, साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? तो साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1928 को। एग्जैक्ट अगर मैं डेट बताऊं तो 3rd of Feb 1928 को साइमन कमीशन इंडिया में आया था। ठीक है, लास्ट ये गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन। गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट कब साइन हुआ था? वो तो 5th of March 1931 को। तो ये थे आपके कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, अब मैं आपके लिए मैप की वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।